दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसने एक बच्चा पाने के लिए एक राक्षसनी से ही विवाह कर लिया। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 7 रानियां थी। लेकिन राजा को अपनी किसी भी रानी से कोई संतान न हुई थी। राजा ने जब पहली रानी से विवाह किया तो वह चाहता था कि उसके राज्य को उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटा मिले। परंतु बेटा तो क्या, रानी कभी भी मां ही नहीं बनी। यही सोचकर राजा ने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी से भी राजा को कोई संतान न हुई। ऐसा करते करते राजा ने 7 विवाह कर लिए, परंतु राजा को कोई भी संतान न हुई। राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने राजा से कहा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? इस पर राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी 7 रानियों से मुझे कोई भी संतान न हुई है। मुझे अपने राज्य के लिए एक वारिस चाहिए, इसीलिए मैं एक साधु की तलाश में हूँ जो मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बता सके। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें इस जंगल में कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जंगल में तो मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। यहाँ पर तुम्हें कोई भी साधु नहीं मिलेगा। उस लड़की ने फिर कहा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। राजा ने बड़ी हैरानी के साथ उस लड़की को देखा। वह लड़की कहने लगी, अगर मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? राजा ने कहा, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूंगा। वह लड़की कहने लगी, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अपनी रानी बना ले तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर दूंगी। राजा तुरंत ही उस लड़की को अपने महल ले आया और उसे अपनी 8वीं रानी बना लिया। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बहुत प्रसन्न रहता था। कुछ दिनों के बाद राजा की 8वीं रानी तो नहीं, बल्कि उसकी 7 रानियां मां बनने वाली थी। राजा की 8वीं रानी और कोई नहीं, बल्कि एक राक्षसी थी। वह राजा के राज्य को विनाश करना चाहती थी। जब रात में सभी लोग सो जाते तो 8वीं रानी उठती और राजा के अस्तबल में जाकर 1-2 जानवर को मारकर खा जाती। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। अब तो हद हो गई थी। राजा के जानवर तो जाते ही थे, साथ में 1-2 नौकर भी मारे जाते थे। शुरू में तो राजा के नौकरों ने राजा से कुछ भी ना कहा, परंतु बाद में जब रोज जानवर और आदमी मारे जाने लगे तो हार कर उन सब ने राजा से इस बात की शिकायत की। राजा ने तुरंत ही पहरेदारों को तैनात कर दिया। महल के हर कमरे के बाहर एक पहरेदार था। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ा। अंत में राजा परेशान हो गया। राजा को यूं परेशान देखकर राजा की 8वीं रानी उससे कहने लगी, अगर मैं तुम्हारे लिए उस कातिल को पकड़ दूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? राजा ने कहा, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। वह कहने लगी, ठीक है, अब आप आराम से सो जाइए। अब आपकी चिंता खत्म, मैं उसको पकड़ कर ही रहूंगी। जब राजा सो गया तो राजा की 8वीं रानी उठी और अस्तबल में गई। वहां पर उसने कुछ जानवरों को मारकर उनका खून इकट्ठा किया और 7 रानियों के कमरे में जा जाकर उनके मुंह पर और उनके कपड़ों पर वही खून डाल दिया और आकर अपने कमरे में सो गई। जब सुबह हुई, राजा ने अपनी 7 रानियों को देखा तो उनके कपड़ों और उनके चेहरों पर खून लगा हुआ था। 8वीं रानी ने कहा, महाराज, ये वही हैं जो इतने दिनों से जानवरों और आदमियों को खाती हैं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, इन 7 को नगर के बाहर जो जंगल में कुआं है, इनकी आंखें निकालकर उसी कुएं में डाल दो। ये सब उसी कुएं में रहेंगी। इनके जीने के लिए इन्हें भोजन पहुंचाते रहना। राजा के सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया
उन्होंने सातों रानियों की आंखें निकाल ली और उन्हें कुएं में डाल दिया। अब वे थोड़ा बहुत खाना पानी कुएं में पहुंचाते रहते। अब उस राक्षसी रानी ने पूरे महल पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने अपने छल से राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया था। उधर एक दिन आठवीं रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। आठवीं रानी का बेटा मर गया। उसी कुएं में अगले ही दिन दूसरी रानी ने बेटे को जन्म दिया। उसका भी बेटा मर गया। ऐसा करते करते 6 रानियों के बेटे मर गए, परंतु 7वीं रानी का बेटा जी गया। अब वे उसी कुएं में अपने बेटे को पालने लगी। सातों रानियां उस बच्चे को बहुत प्रेम करती थी। धीरे धीरे 6 साल गुजर गए। सभी रानियों ने सोचा कि अब इस बच्चे को बाहर की दुनिया भी दिखाई जाए, इसे भी पता चले कि बाहर की दुनिया कैसी है। परंतु उस कुएं से बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। एक रानी जमीन पर घुटने के बल बैठ गई, उसके ऊपर दूसरी। ऐसा करते करते एक सीढ़ी जैसी बन गई। वह 6 साल का राजकुमार ऊपर चढ़कर बाहर निकल आया। उस कुएं से बाहर निकलकर राजकुमार सीधे महल की ओर ही चला गया। उसे वहां की रसोई से खाने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। वह चुपके से रसोई में घुस गया। वहां पर उसने रसोइये से खाना मांगा। रसोइया भी दिल का बड़ा नेक था। उसने राजकुमार को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन दिया। राजकुमार ने वहीं बैठकर भोजन किया और बाकी का बचा भोजन अपनी माँ के लिए लेकर गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रसोइये और राजकुमार के बीच में एक गहरा रिश्ता हो गया था। एक दिन रसोइये को अपनी माँ की इलाज के लिए दूसरे गांव जाना था। इसीलिए उसने राजकुमार से कहा, कल तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्या तुम राजा के लिए भोजन पका सकते हो? मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक आ जाऊंगा। उस राजकुमार ने कहा, मैं आपके जैसा तो भोजन नहीं बना सकता, परंतु मैं कोशिश जरूर करूंगा। रसोइया सारी जिम्मेदारी राजकुमार को देकर चला गया। राजकुमार ने अपने हाथों से भोजन पकाया। जब वह भोजन राजा ने किया तो उसे उस भोजन का कुछ अलग ही स्वाद लगा। राजा को बहुत पसंद आया। शाम को जब रसोइया दरबार में आया तो राजा ने उसकी खूब तारीफ करी। रसोइये ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा ने राजकुमार को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब राजकुमार राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे रसोई घर में काम दे दिया। अब राजकुमार राजा के लिए अच्छे अच्छे पकवान पकाता। राजा को वे पकवान बड़े ही अच्छे लगते। राजा अब राजकुमार को बहुत सारा धन भी देता था। राजकुमार बड़ा प्रसन्न रहता था। वह भोजन खुद करता, अपनी मांगों के लिए लेकर जाता और रास्ते में उसे हमेशा एक फकीर मिलता था। उस फकीर को राजकुमार हमेशा कुछ न कुछ देता था। जब राजा उसे धन देता तो वह फकीर को आधा धन दे देता। फकीर राजकुमार को बहुत सारा आशीर्वाद देता था। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। राजकुमार का खून तो एक राजा का था, इसीलिए वह देखने में किसी राजा से कम ना लगता था। उसकी सुंदरता और भी निखर गई थी। एक दिन जब राक्षसी रानी ने उसे देखा तो वह उसके बारे में उससे पूछने लगी। वह दिल का बहुत साफ था और उसे 8वीं रानी की सच्चाई भी नहीं पता थी। इसीलिए उसने अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया। अपनी सातों माओं के बारे में सब बता दिया। 8वीं रानी समझ गई कि यह किसका बच्चा है। उसने राजकुमार को मारने की योजना बनाई। राक्षसी रानी ने तुरंत ही बीमार होने का बहाना बनाया। ना जाने कितनी दवाइयां हुई, परंतु वह ठीक ना हुई। उसने एक हकीम को बुलवाया। उसने अपनी योजना हकीम को बता दी। जब राजा ने हकीम से पूछा कि रानी को क्या हुआ है, तो हकीम ने राजा से कहा, रानी तभी ठीक होगी जब उसे मादा चीते का दूध पिलाया जाए। यह सुनकर राजा हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर मादा चीते का दूध निकालेगा कौन? यह तो बहुत खतरनाक काम है। जो भी मादा चीते का दूध निकालेगा वह तो उसे खा जाएगी। राजा की परेशानी देखकर रानी उससे पूछने लगी कि उसे क्या हुआ है। राजा ने सारी बातें रानी को बताई। रानी कहने लगी, आप यह काम उस लड़के से क्यों नहीं कहते जिसे आपने रसोई घर में काम दिया है? वह बहुत बहादुर है
और आपने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके बदले में वो ये काम जरूर करेगा। राजा ने उसे बुलाया और उससे यह काम करने को कहा। राजकुमार खुशी खुशी वह काम करने को तैयार हो गया। अगले ही दिन वह अपनी इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उसे रास्ते में वही फकीर मिला जैसे राजकुमार हमेशा खाने पीने की चीजें और धन दिया करता था। उस फकीर ने राजकुमार से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने राजा के आदेश और मादा चीते वाली बात उस फकीर को बता दी। वह फकीर कहने लगा, तुम जानते हो कि वह कितना खतरनाक काम है? राजकुमार ने कहा, मुझे पता है, परंतु राजा का क्या काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आखिर उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। वह फकीर कहने लगा, परंतु यह काम बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान जाएगी। राजकुमार ने कहा, जान जाएगी तो ठीक है, परंतु मैं पीछे नहीं हट सकता। जब फकीर ने देखा कि राजकुमार तो कुछ मानने को तैयार नहीं, तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा, परंतु जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करोगी तो तुम सुरक्षित रहोगे। उसने राजकुमार से कहा, जब मादा चीता तुम्हारे सामने आए तो तुम उसके पैर में तीर मारना। अगर तुम उसके पैर में तीर मारते हो तो वह घायल हो जाएगी और तुम पर हमला नहीं कर पाएगी। जब तुमसे वह तीर मारने का कारण पूछे तो तुम उसे बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना कि तुम्हें मारना मेरा कोई इरादा नहीं था, परंतु तुम्हें मारने का कारण यह है कि रानी की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारा दूध उसे चाहिए। राजकुमार ने फकीर की सारी बातें अच्छे से समझ ली और वह जंगल में चल पड़ा। जंगल में जब उसे मादा चीता दिखाई दिया तो उसने उसके पैर पर तीर मारा। वह घायल हो गई। उसने राजकुमार से तीर मारने का कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, परंतु महल में रानी बहुत बीमार है, इसीलिए मैं तुम्हारा दूध लेने आया हूँ। हकीम ने कहा है कि अगर रानी को तुम्हारा दूध मिलेगा तो वह ठीक हो जाएगी। मादा चीते ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है? वह तुम्हें जान से मारना चाहती है। इस पर राजकुमार ने कहा, मुझे तो उससे कोई भय नहीं, वह मुझे क्यों मारेगी? मेरी आखिर उससे क्या दुश्मनी है? मादा चीते ने सारी बातें राजकुमार को बताई। राजकुमार को विश्वास नहीं हो रहा था। मादा चीते ने कहा, मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी, परंतु तुम उससे सावधान रहना। उसके बाद मादा चीता उसे अब एक चट्टान के पास लेकर गई। वहां पर उसने अपनी दूध का एक बूंद गिराया। दूध की एक बूंद गिरते ही वह चट्टान चूर चूर हो गई। मादा चीते ने कहा, देखा तुमने मेरे दूध की शक्ति। तुम सोचो, अगर एक इंसान मेरा दूध पी ले तो उसकी क्या हालत होगी। मादा चीते ने बहुत सारा दूध निकाला और एक घड़े में अपना दूध देते हुए राजकुमार से कहा, तुम देखना, वह राक्षसी रानी यह दूध पी लेगी, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। तब तुम समझ जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। राजकुमार ने उस मादा चीते से अलविदा ली और वहां से चला आया। महल आकर उसने वह दूध रानी को दिया। रानी ने दूध पी लिया, उसे तो कुछ भी ना हुआ। अब राजकुमार को यकीन हो चला था कि मादा चीता जो कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। इधर रानी को इस बात की बहुत हैरानी थी कि वह लड़का बच कैसे गया। रानी ने फिर से एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद उसने फिर से बीमार होने का नाटक किया। इस बार रानी ने राजा से कहा, मुझे पता है कि मैं बीमार कैसे हो गई और मेरी दवा तो मेरे माता पिता के पास है। अगर वह दवा मुझे मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा ने कहा, तो ठीक है, मैं सैनिकों से कहकर वह दवा मंगवा लेता हूँ। रानी ने कहा, सैनिकों से क्यों? आप उस लड़के से कह दीजिए जो रसोई में काम करता है। वो कितना बहादुर है, मेरे लिए मादा चीते का दूध भी ले आया। राक्षसी रानी ने एक चिट्ठी राजा को पकड़ाते हुए कहा, बस आप यह चिट्ठी उस लड़के को दे देना और वह लड़का यह चिट्ठी मेरे माता पिता को दे देगा। वे समझ जाएंगे कि मुझे क्या हुआ है और मुझे किस चीज की जरूरत है। राजा ने राजकुमार को बुलाया और वह चिट्ठी देते हुए सारी बातें राजकुमार को बता दी। राजकुमार सब कुछ जानते हुए भी
राजा से कुछ ना कह सका। उसने चिट्ठी ली और वहां से निकल पड़ा। जब वह उस फकीर से मिला तो उसने सारी बातें फकीर को बताई। फकीर ने कहा, बेटा, अगर तुम सारी सच्चाई जानते हो तो तुम राजा से क्यों नहीं कह देते? राजकुमार ने कहा, मैं राजा के आदेश का पालन अवश्य करूंगा और बिना साक्ष्य के राजा मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। मुझे यह काम करना ही होगा। हो सकता है मुझे वहां पर राक्षसी रानी के खिलाफ कोई साक्ष्य मिल जाए। फकीर ने कहा, तुम वह चिट्ठी मुझे दिखाओ। राजकुमार ने वह चिट्ठी फकीर को दिखाई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, यह हमारा दुश्मन है। जैसे ही यह आपके पास आएगा इसे जान से मार देना, नहीं तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। फकीर ने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और उस चिट्ठी की जगह पर दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें यह लिखा हुआ था, माताजी पिताजी, यह मेरा बेटा है। जब यह आप लोगों के पास आई तो इसका खूब ख्याल रखना और इसके बाद जब यह वापस आने लगे तो इसे हमारी सारी वे चीजें दे देना जिनमें हमारा राज छिपा हुआ है। फकीर ने कहा, बेटा, यह चिट्ठी लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह चिट्ठी लेकर राजकुमार जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक भूतिया महल जैसा दिखाई दिया। राजकुमार डरते डरते उस महल में प्रवेश कर गया। वहां पर उसकी मुलाकात राक्षस और राक्षसी से हुई। राजकुमार ने वह चिट्ठी पकड़ाते हुए दोनों से कहा, मुझे राजा की 8वीं रानी ने यहाँ भेजा है। जब दोनों ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने राजकुमार को गले से लगा दिया और कहने लगे, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों ने राजकुमार की खूब खातिरदारी की और जब राजकुमार आने लगा तो राक्षसी रानी की माता ने उसे कई अनोखी चीजें दी, जिसमें एक थी साबुन की शीशी, जिसकी एक बूंद जमीन पर डालते ही एक बड़ा पहाड़ बन जाता था, और दूसरी थी सोने की शीशी, जिससे सोने का ढेर इकट्ठा हो जाता, और तीसरी शीशी जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसके एक बूंद डालते ही पूरा समुद्र बन जाता। राक्षसी ने राजकुमार को इन तीनों चीजों के बारे में समझाया। उसके बाद उसने राजकुमार को 7 मुर्गे, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दवा भी दी। उसने कहा, बेटा, इन 7 मुर्गों में मेरे 7 बेटों की आत्मा है। जब तक ये मुर्गे जीवित हैं मेरे बेटे भी जीवित रहेंगे। और यह चरखा, इसमें मेरी आत्मा है। जैसे ही यह चरखा टूट जाएगा मेरी भी जान चली जाएगी। और इस कबूतर में तुम्हारे नाना जी की जान है और इस चिड़िया में तुम्हारी माँ की जान है। जब तक ये सारी चीजें सलामत हैं सब कुछ अच्छा चलेगा। और यह दवा ऐसी है कि जैसे ही इसे अंधे की आंखों पर लगाया जाएगा उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। राजकुमार ने कहा, मैं इन सारी चीजों की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगा, आप घबराइए नहीं नानी। यह कहकर राजकुमार सोने चला गया। अगले दिन जब वह राक्षसी नदी में स्नान करने चली गई तो राजकुमार ने उन 7 मुर्गों को मार दिया। उसके बाद चरखे को पटक कर तोड़ दिया और कबूतर को भी जान से मार दिया। राक्षसी के 7 बेटों की आत्मा चली गई, वह भी मर गई और उसका पति भी मर गया। उसके बाद राजकुमार ने वह दवा उठाई और चिड़िया को अपने साथ लिया। सबसे पहले वह कुएं में गया जहां पर उसकी 7 माँ थी। उसने अपनी माँ की आंखों पर वह दवा लगाई। उसकी 7 माँओं की आंखें वापस आ गई। उसने अपनी माँओं को साथ में लिया और राजा के महल में जा पहुंचा। उसने एक कक्ष में अपनी माँओं को ठहरने के लिए कहा और राजा के सामने जा पहुंचा। उस समय राजा अपनी राक्षसी रानी के साथ बैठा हुआ था। राजा के हाथ में चिड़िया का एक पिंजरा था जिसमें एक चिड़िया थी। राजकुमार को अपने सामने सही सलामत देख वह राक्षसी रानी बहुत हैरान रह गई और उस चिड़िया को देखकर एकदम से घबरा गई। राजकुमार ने कहा, क्या हुआ रानी, आप घबरा क्यों गई? राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रानी से इस तरह बात करने की? राजकुमार ने कहा, आपकी 8वीं रानी इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी है। आपने इसके कहने से आपने अपनी 7 रानियों को अंधा करवा के उन्हें एक कुएं में डलवा दिया था। आपको पता है उन्होंने एक एक बेटे को जन्म दिया, परंतु 6 रानियों के बेटे मर गए
मैं सातवीं रानी का बेटा जो कि जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ। राजा को किसी भी बात का यकीन ना हो रहा था। राजकुमार ने कहा, अभी मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। राजकुमार ने उस चिड़िया की जान ले ली। जैसे ही चिड़िया मरी, वह आठवीं रानी भी मर गई। राजा को सब कुछ समझ में आ चुका था। उसने कहा, मेरी सातों रानियां कहाँ हैं? राजकुमार ने सातों रानियों को बुलवाया। सातों रानियों से राजा ने माफी मांगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। सातों रानियों ने भी राजा को माफ कर दिया। उसके बाद राजा ने अपने बेटे राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया, उसे राजा बना दिया और खुद अपनी सातों रानियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। नया राजा राज्य को बहुत अच्छे से चलाने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।